डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था गैसों की द्रव्य विलेयता। 3 कारक इसके पढ़े थे कि गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और विलेय विलायक की प्रकृति। ताप का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाती है, क्योंकि गैसें विलायक के साथ एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बनाती हैं और लीसा तेलिए के नियम से हम सब जानते हैं कि ताप बढ़ाने से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं पश्चिम दिशा में चलती हैं। अब दूसरा आता है दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने से हेनरी के नियम से विलेयता बढ़ जाती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। विलेयता हम कैसे फाइंड करेंगे? किसी विलयन में विलेयता, यदि हम उसका मूल अंश ज्ञात कर लें तो विलेयता पता चल जाएगी। यानी विलेयता और मूल अंश एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। तो दाब बढ़ाने से मूल अंश बढ़ते हैं यानी विलेयता बढ़ती है, और दाब घटाने से मूल अंश घटते हैं यानी विलेयता घटती है। आज हम हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं। कल हमने हेनरी का नियम थोड़ा सा समझा था, आज कंप्लीटली आपको समझाता हूँ हेनरी का नियम है क्या। विलियम हेनरी इनका पूरा नाम था। इन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता दाब के समानुपाती होती है। देखो, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता दाब के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती P, यानी m बराबर KH इंटू P, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है। फिर इसी नियम को मॉडिफाई उन्होंने किया डाल्टन ने। यदि विलयन में गैस के मूल अंश को विलेयता के रूप में माना जाए, मैंने अभी कहा मूल अंश को विलेयता, मूल अंश एक ही बात है। यदि मूल अंश पता हो तो विलेयता हम बता सकते हैं। यानी मूल अंश को विलेयता के रूप में माना जाए तो डाल्टन ने हेनरी नियम को निम्न प्रकार परिभाषित किया। कैसे? किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, बात एक ही है, बस नाम आंशिक दाब कह दिया है। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। या मूल अंश के समानुपाती बोल रहा है, वहाँ विलेयता के समानुपाती, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो Pa माने A कोई गैस है जिसका आंशिक दाब क्या हो गया? Pa समानुपाती मूल अंश किसका? उसी गैस का, यानी कि A कोई गैस है, मूल अंश उसके समानुपाती। तो Pa बराबर KH इंटू XA, जहाँ KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक है। ये हो गया हेनरी का नियम। यदि मूल अंश की बात चल रही हो तो फॉर्मूला ये लगेगा क्वेश्चन में, ये वाला। और यदि विलेयता सीधे कहे m तो ये वाला लगा दो। बात एक ही है, चाहे ये लगाओ चाहे आंसर तो एक ही आना है। यानी किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब मूल अंश के समानुपाती होता है या विलेयता के समानुपाती होता है। ठीक, ये छोटा सा इसका फॉर्मूला है, इस पे हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे, मैंने लिखा हुआ है। अब इससे पहले हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देख लेते हैं। 3 अनुप्रयोग हैं, वैसे तो और भी हैं, मैं बता दूंगा। मुख्य रूप से तो एक है ये वाला, ठीक है। हम 3 पढ़ रहे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पहला है शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थ, शीतल का मतलब ठंडा होता है, और पेय माने पीने वाले पदार्थ। जैसे हम लोग क्या पीते हैं अक्सर? सोडा की बोतल, जिसमें जल होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर भरी जाती है और उसको बंद कर देते हैं उच्च दाब पर। यदि आप सोडा की बोतल को खोल के रख दो, 1 घंटे बाद पियो तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तुरंत पियोगे क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। हल्की हाल पियोगे, उच्च दाब पर भरी गई है, प्रेशर लगा के भरी गई है, हल्की हाल पियोगे तो ठीक लगेगी। तो सोडा शीतल पेय पदार्थों में मानी सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस को उच्च दाब पर
भरा जाता है। तो ये हेनरी का नियम हो गया। हेनरी के नियम से ही तो पता चला कि उच्च दाब लगाएंगे तो गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। दूसरा आता है गहरे समुद्र में सांस लेने में। गहरे समुद्र में सांस लेने में कैसे? जैसे ये कोई समुद्र की सतह है जिससे नीचे गोताखोर जाएगा। मान लो ये गोताखोर है, ये गोताखोर है, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये गोताखोर, गोताखोर का मतलब होता है कोई आदमी नीचे समुद्र की सतह में जा रहा है। तो जैसे समुद्र की सतह से नीचे आएगा, देखो यहाँ पर जब ये आदमी था तो वायुमंडलीय दाब इतना लग रहा था 1 ATM। जैसे ही नीचे जाएगा तो दाब प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर और बढ़ गया, पानी का प्रेशर है, और नीचे जाएगा तो और प्रेशर बढ़ गया। जैसे जैसे सतह के नीचे जाएगा दाब बढ़ जाएगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा। अब चूंकि ये सिलेंडर लेके जाते हैं वायु का, जिसमें O2 होती है, N2 होती है। ये गैस O2 और N2 का सिलेंडर जब लेके जाते हैं तो सांस लेने में वायु का उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है ब्लड में घुल जाती है। नीचे जाएगा तो दाब पड़ेगा, दाब लगेगा तो ब्लड में N2 गैस घुल जाएगी। ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होती है लेकिन नाइट्रोजन भी घुल जाती है। फिर गोताखोर वापस लौट के आएगा कुछ समय बाद। जब वापस आएगा ये और सतह पर वापस आ गया ये गोताखोर, तब क्या होगा? तब ये नाइट्रोजन गैस पहले तो घुली थी, दाब कम हो गया तो नाइट्रोजन गैस क्या होगा? बाहर निकलेगी ब्लड से। जब ये गैस बाहर निकलती है तो पूरा शरीर ब्लड निकलने लगता है शरीर से और लहूलुहान हो जाता है। तो ये एक बीमारी हो जाती है उसे कि ऊपर से नीचे गया तो दाब बढ़ा, नाइट्रोजन गैस घुल गई, और वापस ऊपर आया तो नाइट्रोजन गैस जब बुलबुलों के रूप में ब्लड में से बाहर निकलती है तो कोशिकाएं फट जाती हैं, ब्लड ही ब्लड हो जाता है पूरे शरीर में और मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए कि हेनरी के नियम से ही पता चला कि नीचे जाने पर दाब बढ़ा, गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ गई, और जब वापस ऊपर आया तो विलेयता घट गई, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने खोजा कि नाइट्रोजन की जगह यदि हीलियम गैस का प्रयोग किया जाए वायु में, क्योंकि ये कम घुलनशील है, उच्च दाब पर भी कम घुलती है, तो नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस का उपयोग किया जाए तो इस बीमारी से या इस मुसीबत से बचा जा सकता है। अब आता है तीसरा, जलीय जीवन में। जलीय जीवन में वायु में उपस्थित O2 की जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र एवं झील में जलीय जीव जंतु का जीवन संभव हो पाता है। तो पहला हो गया शीतल पेय पदार्थों में, दूसरा हो गया गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए, और तीसरा होगा जलीय जीवन में। तीनों ये अनुप्रयोग हो गए। इसकी मैं और भाषा बोल देता हूँ। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए एग्जैक्ट भाषा आप लोगों को बोल देता हूँ। जैसे जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे वायु में उपस्थित O2 और N2 की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। जब गोताखोर समुद्र की सतह पर आते हैं तो दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त में घुली O2 और N2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है, जिससे गोताखोर को विशेष प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों अनुप्रयोग हो गए। अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए, यदि नाइट्रोजन N2 को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस होगी? N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा हेनरी स्थिरांक के 76.48 केल्विन वार है। अपन को निकालना क्या है? ये देखो,
N2 की मिलीमोल में मात्रा, यानी मिलीमोल निकालने हैं N2 के, नाइट्रोजन के। तो हमें दिया क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। 1 लीटर जल, यानी कि जल की मात्रा दी है, जल की मात्रा, जल की मात्रा कितनी दी है 1 लीटर। तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ग्राम। कितने मिलीमोल गैस, तो N2 के मोल निकालने हैं, यानी कि NN2 फाइंड करनी है। और N2 का आंशिक दाब, N2 का आंशिक दाब कितना है, PN2 बराबर 0.987 बार। हेनरी स्थिरांक KH बराबर 76.48 केल्विन बार। इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन बार को, 76.48 इंटू केल्विन हटाओगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 10 पे घात या 1000 लिख दो बार। 1000 का मल्टीप्लाई कर दो 76480 बार, ये आ गया KH। ठीक है, और क्या क्या चाहिए अपन को, N2 के मोल निकालने हैं, मतलब मोल अंश निकालना पड़ेगा तब N2 के मोल आएंगे। तो और जल का भी चाहिए, तो जल के मोल तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। NH2 जल के मोल कैसे निकलते हैं, भार बटे अणुभार। भार जल का कितना दिया है 1 लीटर, तो 1000 बटे अणुभार कितना होता है 18, काट दो, ये आ गया 55.5 मोल। अब हमें निकालना है ये PN2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है हेनरी नियम का, ए गैस थी तो यहाँ ए लिया था, N2 है तो N2 नाइट्रोजन है, P नाइट्रोजन का दाब इक्वल टू हेनरी स्थिरांक इनटू नाइट्रोजन का मोल अंश। इसमें हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमें PN2 दिया हुआ है, हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है, x से निकल आएगा, x से मतलब XN2 निकल आएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, PN2 कितना दिया है, ये दिया है 0.987 इक्वल टू KH कितना दिया है 76480 इंटू XN2 फाइंड कर लो, भाग दे लो इसका, मैं यहाँ कर देता हूँ XN2 इक्वल टू 0.987 डिवाइडेड बाय 7648 और इसका भाग दे लेना, तो XN2 आपको आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गया XN2 यानी कि नाइट्रोजन का मोल अंश। ठीक है, अब आते हैं अपन को, तो अभी तो नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं, मोल अंश आया है, तो एक फॉर्मूला और जानते हैं, XN2 इक्वल टू NN2 यानी कि नाइट्रोजन के मोल अपॉन बिलियन के मोल, नहीं नाइट्रोजन के मोल प्लस जल H2, ये बिलियन के मोल होगा। इसमें हमें क्या फाइंड करनी है NN2। अब आप देखो जल के मोल कितने अभी निकाले अपन 55.5, और नाइट्रोजन तो गैस है, कितनी मात्रा में घुली होगी, बहुत कम, मतलब हम इसको उपेक्षित कर सकते हैं, नाइट्रोजन के मोल वेरी वेरी लेस देन जल के मोल।
तो इसकी क्या कर दो, उपेक्षा करने पर फॉर्मूला बन जाएगा XN2 इक्वल टू NN2 अपॉन NH2। अब देखो XN2 अपन को निकाल चुके हैं अपन, जरा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू, ये निकालना है नाइट्रोजन के मोल अपॉन जल के मोल अभी निकालें 55.5, इसका मल्टीप्लाई कर दो NN2 इक्वल टू 1.29 10⁻⁻5 इंटू 5.5, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 71.595 इंटू 10⁻⁻5। लेकिन ये मोल आया है, क्या आया, मोल। अपन को क्या निकालना है, मिली मोल। ध्यान दो, मिली में निकालना है, यानी एक मोल में कितने मिली मोल होते हैं, 1000। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो 71.595 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3। अब आ गया जी मिली मोल। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। 71.595 इंटू 10⁻5 में से 3 गया -2 मिली मोल। इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.71, 9 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 6, बस 3 अंक तक बहुत मिली मोल। ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, वैसे बड़ा है लेकिन दिक्कत कहीं नहीं है। ठीक है, तो आज हमने हेनरी का नियम पढ़ा, फिर से समझा देता हूँ। हेनरी का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता आयन दाब P के समानुपाती होती है, और यदि विलेयता को मोल अंश के रूप में माना जाए तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है, यानी PA समानुपाती उसका मूल अंश। फॉर्मूला आ गया। हेनरी के नियम के 3 अनुप्रयोग थे, शीतल पेय पदार्थों में, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए, और जलीय जीवन में। ये मैंने सब थ्योरी तुम्हें पहले ही व्हाट्सएप पे भेज रखी है PDF बना के, आप सब लोग देख लेना, लेकिन शेयर ज़रूर किया करो, अपने जो साथी हैं उनको शेयर कर दिया करो। और दूसरा, सारे वीडियो यदि आपको चाहिए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, ओके।